प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति की पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 1795 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक रहा, जबकि फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी का शासन था। इसका जो काल है डायरेक्टरी का, वो था 27 अक्टूबर 1795 से लेकर के 10 नवंबर 1799 ईस्वी तक। इसी जो वीडियो में हम जो है 1799 ईस्वी से लेकर के 1804 ईस्वी तक का जो काल है फ्रांस में, जबकि नेपोलियन कौंसल था, प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन फ्रांस में शासन कर रहा था। तो इसके बारे में, इन दोनों के काल के बारे में, डायरेक्टरी के शासन के काल के बारे में और कौंसल शासन व्यवस्था के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले वाले वीडियो थे उनमें हमने फ्रांस की क्रांति का जो पहला वीडियो था उसमें फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि और कारणों का अध्ययन किया था। इसके बाद का जो दूसरा वीडियो था फ्रांसीसी क्रांति का, उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था और इस क्रांति के जो है 2 चरणों के बारे में अध्ययन किया था। जो पहला चरण 1789 ईस्वी से जबकि क्रांति शुरू हुई थी, 14 जुलाई 1789 से लेकर के और 1795 ईस्वी तक अध्ययन किया था। पहला चरण 1789 से 1792 ईस्वी तक रहा, जबकि राष्ट्रीय महासभा के द्वारा विधानसभा का चुनाव किया गया था। और जो दूसरा चरण है वो 1792 से लेकर के 1795 ईस्वी तक रहा, जबकि फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन का शासन था। आज के वीडियो में हम फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन के बारे में और कौंसल शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। डायरेक्टरी का शासन रहा था 1795 से लेकर के 1799 ईस्वी तक और कौंसल शासन व्यवस्था रही 1799 से लेकर के 1804 ईस्वी तक, जबकि नेपोलियन फ्रांस में प्रथम कौंसल था। सारी शक्तियां नेपोलियन के हाथ में थी। डायरेक्टरी या निर्देशक मंडल का जो शासनकाल है उसके दौरान नेपोलियन को अपने उत्कर्ष का मौका मिला। फ्रांस के इतिहास में निर्देशक मंडल का जो शासनकाल है डायरेक्टरी का, वो अनिश्चितता, ढुलमुल और भ्रष्टाचार का काल था। यह गुप्त योजनाओं और षड्यंत्रों का काल था। इस समय सरकार की वित्तीय कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ गई थी। बाह्य शक्तियों से जो भारी देश थे उनसे युद्ध में निर्देशक मंडल को अवश्य सफलताएं प्राप्त हुई, लेकिन इससे सैनिकवाद को बढ़ावा मिला। नेपोलियन के सैनिकवाद को एक तानाशाह के रूप में उभर करके नेपोलियन सामने आया। नेपोलियन अपनी सैनिक श्रेष्ठता के बल पर 1793 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल के पद पर आसीन हुआ था। डायरेक्टरी के शासन के दौरान नेपोलियन को विशेष प्रगति का मौका मिला। उसको प्रधान सेनापति बनाया गया तथा उसने डायरेक्टरी के शासन के दौरान शानदार सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी इटली और ऑस्ट्रिया में। इसके बाद उसने मिस्र में सैनिक अभियान किया था। डायरेक्टरी के शासन के दौरान व्यापार ठप हो गया था, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। चारों तरफ अव्यवस्था की स्थिति थी और सभी जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टरी में जो 5 डायरेक्टर थे वो आपस में लड़ते रहते थे। इस निराशा के काल में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, इटली और मिस्र में जो है शानदार सैनिक सफलताएं प्राप्त की। इससे पहले जो है नेपोलियन के इन अभियानों से पहले 5 अक्टूबर 1795 को जब राजतंत्रवादियों ने राष्ट्रीय सम्मेलन को घेर लिया, तो नेपोलियन ने अपने कुशल तोपखाने से इस विद्रोह को कुचल दिया था। इस वजह से भी नेपोलियन जो है फ्रांस में चमका। उसने गणतंत्र की रक्षक के रूप में सामने आया, गणतंत्र के रक्षक के रूप में। हम देखते हैं नेपोलियन के डायरेक्टरी के दौरान सैनिक अभियानों के बारे में। नेपोलियन का पहला सैनिक अभियान था इटली के विरुद्ध, जो उसने 1796-97 ईस्वी में किया था। 1796 ईस्वी में नेपोलियन को इटली अभियान की कमान सौंपी गई डायरेक्टरी के द्वारा। नेपोलियन ने सार्डिनिया, जो इटली का एक राज्य था, और ऑस्ट्रिया की सेना को पृथक पृथक हराया, अलग अलग। सार्डिनिया से उसने शांति संधि कर ली और ऑस्ट्रिया के साथ में नेपोलियन ने 1797 ईस्वी में जो है कैंपो फोर्मिया की संधि की, दोनों को हरा दिया था। सार्डिनिया ने सेवा और नीस के जो प्रदेश थे वो फ्रांस को देना स्वीकार किया। इसके बाद नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में मिस्र के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। नेपोलियन मानता था कि इंग्लैंड को हराने के लिए उसके औपनिवेशिक आधार को नष्ट करना जरूरी है। इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस के सभी जो है शत्रु परास्त हो चुके थे, जिन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन के समय फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया था। तो इंग्लैंड को छोड़कर के ये सारे पराजित हो गए थे।
सार्डिनिया पराजित हो गया था, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था, तो मिस्र पर जो है इस समय ब्रिटेन का शासन था। नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में जो है मिस्र में सैनिक अभियान किया इंग्लैंड के विरुद्ध। जुलाई 1798 को पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने मिस्र में जो है इंग्लैंड की सेना को हराया। मिस्रियों की सेना थी, इंग्लैंड की सेना थी, उसको हराया। लेकिन नील नदी का जो युद्ध हुआ नेपोलियन का इंग्लैंड की सेनाओं के साथ में, उसमें नेपोलियन पराजित हुआ। नेपोलियन मिस्र अभियान जो किया था उसने 1798 ईस्वी में, उसमें जो है वो 175 विद्वानों को भी अपने साथ ले गया था, जिनमें ज्योतिषी, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, पुरातत्वविद आदि शामिल थे। वास्तव में नेपोलियन का मिस्र अभियान सैनिक अभियान से ज़्यादा सांस्कृतिक विजय का अभियान था। मिस्री सभ्यता के रहस्यों को खोजा गया। यहाँ उसके एक इंजीनियर को रोसेट्टा पर एक पत्थर पर लिखा लेख मिला, द्विभाषी लेख, और इस पर तीनों और कुछ लिखा हुआ था। 1799 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस आया मिस्र अभियान के बाद में, तो जनता ने उसका जोरदार स्वागत किया। 10 नवंबर 1799 को अवसर का लाभ उठाकर, जब वो उस शानदार सैनिक सफलताएं प्राप्त करके उसने फ्रांस में प्रवेश किया था, तो इससे जो है इस अवसर का उसने फ़ायदा उठाया और डायरेक्टरी के शासन का अंत करके 3 कौंसल की शासन व्यवस्था उसने लागू की। एक प्रस्ताव पारित करवा दिया और कौंसल शासन व्यवस्था लागू करवा दी, जिसमें नेपोलियन प्रथम कौंसल बन गया था। हम बात करते हैं प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन की जो अभियान है, नेपोलियन के जो सुधार हैं, उनके बारे में। इसका काल रहा था, नेपोलियन का काल रहा था कौंसल के रूप में 10 नवंबर 1799 से 1804 ईस्वी तक। संचालक मंडल के सामने सबसे बड़ी समस्या युद्ध को जारी रखने की थी, क्योंकि जो फ्रांस के शत्रु थे वो उसके साथ युद्धरत थे। प्रसा, स्पेन व हॉलैंड ने के समय राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ संधि कर ली थी और युद्ध बंद कर दिया था, प्रसा, स्पेन और हॉलैंड ने। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट जो है अभी भी फ्रांस के विरुद्ध युद्धरत थे। डायरेक्टरी के शासन के दौरान इसी कारण ऑस्ट्रिया पर 2 तरफा आक्रमण की रूपरेखा बनाई गई। ऑस्ट्रिया के जर्मन भाग पर आक्रमण किया गया और जोरवा और मारू को जो है सेनापति थे, इनको सौंपा गया जर्मन भाग पर आक्रमण करने का नेतृत्व जो है। और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो अभियान है उसका नेतृत्व जो है ऑस्ट्रिया, जिसका कि इटली पर शासन था, तो इस अभियान का जो नेतृत्व है वो नेपोलियन को सौंपा गया। यानी इटली अभियान की जो कमान है वो नेपोलियन को सौंपी गई और जर्मन जो भाग है जो ऑस्ट्रिया के अधीन था, इसकी कमान फ्रांस के सेनापति जोरवा और मारू को सौंपी गई। इटली में विस्मयकारी सैन्य संचालन, अदम्य साहस और कुशल सेनापति की योग्यता का प्रदर्शन करने के बाद जब नेपोलियन 1799 ईस्वी में फ्रांस लौटा, तो फ्रांस की जनता ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया। हम बात कर रहे हैं कि कौंसल शासन व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि थी वो किस तरह अस्तित्व में आई। इटली में नेपोलियन ने शानदार सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी। यद्यपि मिस्र अभियान में जो इंग्लैंड के विरुद्ध था उसमें पिरामिडों के युद्ध में तो उसको सफलता मिली थी नेपोलियन को, लेकिन नील नदी के युद्ध में जो 1798 ईस्वी में लड़ा गया उसमें नेपोलियन को असफलता हाथ लगी थी। तो इस वजह से जो है डायरेक्टरी के शासन के दौरान जब वो फ्रांस में आया 1799 में, तो उसने इस अवसर का फ़ायदा उठा करके जो सैनिक सफलताएं प्राप्त करके वो यहाँ आया था, तो उसने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और कौंसल शासन व्यवस्था स्थापित की। नेपोलियन ने इटली अभियान 1797 ईस्वी में किया था, वो संचालक मंडल की अयोग्यता का उपयोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में किया। 10 नवंबर 1799 ईस्वी को, जो 19 ब्रूमेयर के नाम से जानी जाती है, नेपोलियन ने संसद का जो द्विसदनात्मक सदन था उसके अधिवेशन में कुछ प्रतिनिधियों से मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसमें संचालक मंडल को समाप्त कर दिया और शासन की जो शक्ति है वो 3 कौंसिल के हाथों में केंद्रित कर दी, जिसमें नेपोलियन को प्रथम कौंसिल बनाया गया और सारी प्रशासनिक जो अधिकार है, शक्तियां हैं वास्तविक, वो नेपोलियन को सौंपी गई। अब हम बात करेंगे
कि प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन का शासनकाल। कौंसल शासन व्यवस्था के समक्ष कई उद्देश्य थे जिनकी वजह से इसकी स्थापना हुई। एक तो डायरेक्टरी के शासन के दौरान अव्यवस्था और अराजकता थी, तो ये जो कौंसल शासन था, जो कौंसल बना था नेपोलियन, उसके समक्ष जो उद्देश्य था वो ये था पहला कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। यूरोपीय राष्ट्र थे, उनके साथ में सम्मानजनक संधि करना। जो यूरोपीय राष्ट्रों ने फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया था, उनसे सम्मानजनक संधियां करना। दूसरा जो है, कौंसल के रूप में नेपोलियन के सामने ये चुनौती थी कि फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण करना। साथ ही जो कानून थे, फ्रांस में अलग अलग तरह के कानून बने हुए थे। एक प्रांत के कानून अलग थे और दूसरे प्रांत के कानून अलग थे। तो इन कानूनों का जो विविधता थी उसका अंत करके एक समान कानून संहिता बनाना भी जो है नेपोलियन के सामने एक चुनौती थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नेपोलियन ने कई कदम उठाए। तो सबसे पहला जो काम था कौंसल के रूप में नेपोलियन का, प्रथम कौंसल के रूप में, वो था 1799 ईस्वी का संविधान बनाना। ये क्रांति का चौथा संविधान था। पहला संविधान जो है 1791 ईस्वी में बनाया गया था राष्ट्रीय महासभा के द्वारा, जबकि विधानसभा अस्तित्व में आई। इसके बाद में 1792 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना, जब विधानसभा के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में आया। इसके बाद में तीसरा संविधान बना 1795 में, जबकि डायरेक्टरी अस्तित्व में आई। और इसके बाद में जो है 1799 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना, जिसमें कौंसल शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। सीनेट ने इस कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है निर्वाचित कौंसलों को सौंप दी, जिनमें नेपोलियन प्रथम कौंसल था। इसकी शासन की अवधि जो थी 10 वर्ष थी। कौंसल के रूप में नेपोलियन के शासन की अवधि 10 वर्ष थी। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक संधियां करने की बारी थी। अब इस समय 1801 ईस्वी में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराकर उसके साथ में ल्यूनविले की संधि की और 1802 में इंग्लैंड से अमीन्स की संधि की। अब कुछ नेपोलियन ने प्रथम कौंसल रहते हुए कुछ सुधार भी किए थे। तो पहले बात करेंगे उसके आर्थिक सुधारों की। क्रांति काल में फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। कर वसूली का काम ठीक से नहीं हो रहा था। कृषि व्यापार भी नष्ट हो रहे थे, क्योंकि डायरेक्टरी के शासन के दौरान सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बैंक ऑफ फ्रांस को जो है फ्रांस में मुद्रा निर्गमन का अधिकार मिला। मुद्रा निर्गमन जो है बैंक ऑफ फ्रांस के द्वारा किया जाने लगा। क्रांति काल में जो भूमि सामंतों व चर्च से किसानों को दी गई थी, उस पर किसानों का जो है स्थायी रूप से अधिकार स्वीकार कर लिया गया। फ्रांस में कर वसूली की व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया गया, अर्थात केंद्र के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा कर वसूली की जाने लगी। इसके बाद में नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अगला आर्थिक सुधार ये किया कि उसने जो सैनिक अभियान किए थे यूरोप में, उन सैनिक अभियानों का खर्चा नेपोलियन ने फ्रांस पर न डाल करके उन विजित प्रदेशों पर ही डाल दिया। अब हम बात करेंगे उसके शिक्षा संबंधी सुधारों की। नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करते हुए 4 स्तरों में विभाजित किया गया: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तकनीकी स्तर और विश्वविद्यालय। नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा के लिए मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की। पेरिस में विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया और शोध कार्यों के लिए उसने एक पृथक विभाग की स्थापना की। हम बात करेंगे नेपोलियन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, जो था नेपोलियन की विधि संहिता। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन करना था। फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों में हमने पढ़ा था कि अलग अलग कानून थे। एक प्रांत के कानून अलग थे, दूसरे प्रांत के कानून अलग थे। फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून थे। इन कानूनों को एक समान समरूपता में लाना नेपोलियन ने ये कार्य किया। नेपोलियन का उद्देश्य था कानूनों में समानता स्थापित करना। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने 4 प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं की एक समिति बनाई, और इस समिति को उसने फ्रांस में नई कानून संहिता बनाने का काम सौंपा। 1804 ईस्वी में इस समिति ने
एक नई संहिता बनाई, विधि संहिता। इसे नेपोलियन की कानून संहिता या नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की कानून संहिता ने फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया। जैसे नागरिक समानता का अधिकार था, उसको उसके कानूनी रूप दिया गया, उसे विशेषाधिकारों का अंत किया गया। कृषकों के पास भू स्वामित्व का अधिकार दिया गया, जो भूमि कृषकों को दी गई थी सामंतों से छीन करके, उस पर स्थायी रूप से किसानों का अधिकार स्वीकार किया गया। चर्च के प्रभाव से जो है कानूनों को मुक्त किया गया और चर्च के ऊपर जो है नेपोलियन ने राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। हम बात करते हैं नेपोलियन का जो चर्च के साथ में संबंध था, चर्च के साथ में नेपोलियन ने जो समझौता किया था उसके बारे में। 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया जो कॉनकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने राज्य की बहुसंख्यक जनता जो कि जिस पर पोप का प्रभाव था, उसका प्रयोग अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किया। उसने कैथोलिक जो धर्म था उसको फ्रांस का राजधर्म घोषित कर दिया और जो है बिशपों के नाम प्रस्तावित करने का अधिकार जो है वो सरकार को सौंपा गया, लेकिन नियुक्ति का अधिकार बिशपों की वो पोप के पास में रहा। यानी वास्तविक जो धर्माधिकारियों की नियुक्ति की जो शक्ति थी वो सरकार के पास में आ गई और उनका जो है नियुक्त करने का जो अधिकार था वो पोप के पास में रहा। केवल एक जो है एक उसके रूप में एक आयोजन के रूप में ये अधिकार पोप को दिया गया। दूसरा, पादरियों को राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की। इससे पहले जो है पादरी जो है उनको चर्च की तरफ से जो है वो वेतन दिया जाता था। क्रांति काल में चर्च की जो भूमि जब्त की गई थी उस पर से पोप ने अपना अधिकार त्याग दिया था। तो ये कुछ सुधार थे फ्रांस में जो है नेपोलियन ने किए चर्च के बारे में और धर्म के बारे में। हम बात करेंगे नेपोलियन के सार्वजनिक हित के कार्यों की। नेपोलियन ने फ्रांस के सांस्कृतिक उत्कर्ष में अपनी रुचि दिखाई। उसने अनेक राजप्रासादों की मरम्मत करवाई और उनके अलंकरण का कार्य करवाया। नए स्मारक बनवाए। इटली से और स्पेन और नीदरलैंड से और मिस्र से जो विजयों के दौरान जो सांस्कृतिक जो चीज़ें लेके आए थे, कलाकृतियाँ लेके आए थे, उनको संग्रहालयों में रखवाया और राज महल में रखवाया। पेरिस का उसने सौंदर्यीकरण करवाया। इस प्रकार कौंसल रहते हुए नेपोलियन ने फ्रांस की जनता का हर संभव तरीके से दिल जीतने का प्रयास किया।